Hello students, I am Dr. Parul Singh, Assistant Professor Sociology, Government Arts Girls College कोटा। और आज हम यहाँ आपका BA थर्ड ईयर का सेकंड पेपर सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया का यूनिट 2 डिस्कस करेंगे। और जो इससे पहले जो वीडियोस बनाए गए हैं उसमें भी हमने जो ग्रामीण सामाजिक समस्याएं हैं उनके बारे में हम बात कर रहे थे, और उसी की कंटिन्यूटी में हम लोग आज आगे बात करेंगे। इससे पहले हम लोग बेरोजगारी, जनसंख्या आधिक्य इत्यादि समस्याओं को डिस्कस कर चुके हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉवर्टी इन इंडिया या पॉवर्टी प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता की समस्या। तो निर्धनता एक ऐसी स्थिति जिसमें जो व्यक्ति है वो अपनी आवश्यकताओं की जो पूर्ति है, जिसमें अच्छा भोजन, वस्त्र, निवास स्थान इत्यादि इनको भी पूरा नहीं कर पाता है, ऐसी स्थिति को निर्धनता की संज्ञा दी जाती है। और यदि हम थोड़ा आंकड़े की तरफ देखें तो भारत में आज दुनिया के 1/3 लोग भूखमरी से पीड़ित हैं। विश्व की जो आबादी इस समय लगभग 7 अरब है, और भारत की आबादी जो कि इस समय 1 अरब और 35 करोड़ के लगभग अनुमानित है। 2021 के आंकड़े जब आएंगे तो सही स्थिति हमारे सामने आ जाएगी। तो आज की स्थिति ये है कि प्रतिदिन लगभग 7,000 से अधिक लोग भारतीय जो हैं वो भूख के कारण मरते हैं। और ऐसे में जब हम समाज में अनेक प्रकार के विकास की अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं तो ये निश्चित रूप से सवाल हमारे सामने आता है कि ऐसी स्थिति हमारे देश में क्यों है। 30,000 चिल्ड्रन डाई ईच डे ड्यू टू पॉवर्टी, और यदि हम विश्व की बात करें तो लगभग 30,000 बच्चे प्रतिदिन निर्धनता के कारण उनकी मृत्यु होती है। और प्रतिवर्ष लगभग 9 मिलियन लोग पूरे विश्व में भूख और कुपोषण के कारण उनकी मृत्यु होती है, जिसमें से लगभग 5 मिलियन बच्चे होते हैं। यहाँ हम डिस्कस करेंगे भारत में जो निर्धनता है उसके क्या क्या आंकड़े हैं, उसके कारण क्या हैं, इफेक्ट्स क्या हैं और इसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। तो निर्धनता की यदि हम डेफिनेशन को देखने की कोशिश करें तो निर्धनता को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरा रिलेटिव पॉवर्टी। तो जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है इसका मतलब है कि जो हमारा जो कंजम्पशन लेवल है, जो कि कैलोरी के रूप में और प्रति व्यक्ति आय के रूप में जो हमारे सामने आता है, उसको हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी के रूप में देखते हैं। और जो रिलेटिव पॉवर्टी है वो तुलनात्मक रूप से हमारी क्या स्थिति है, ये रिलेटिव पॉवर्टी उसको दर्शाती है। तो इसमें जो तीसरा एक और हम टाइप की भी बात करते हैं यदि, तो इसमें हम एक और क्रॉनिक पॉवर्टी की बात करते हैं। तो पीपल एक्सपीरियंस डेप्रिवेशन फॉर मैनी ईयर्स, अनेक वर्ष तक जो व्यक्ति हैं वो अपने आप जो वंचित रहते हैं, और समटाइम्स कभी कभी अपनी पूरी ज़िंदगी वो लोग वंचन की स्थिति में गुजार देते हैं। और अनेक बार ये जो निर्धनता है, ये निर्धनता उनकी आगे की जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को भी पास ऑन होती है, जिसको हम क्रॉनिक पॉवर्टी की संज्ञा देते हैं। तो जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी की हम बात कर रहे थे, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो व्यक्ति या समुदाय निर्धनता रेखा से नीचे रहते हैं उन्हें निरपेक्ष निर्धन माना गया है। और इसका जो अनुमान है वो मैंने आपको बताया था कि न्यूनतम कैलोरी, जो कि यदि हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति इतनी कैलोरी का उपभोग नहीं कर पाता है तो उसको हम निर्धनता के अंतर्गत लेकर के आते हैं और निर्धनता से रेखा से नीचे मानते हैं। जो निरपेक्ष स्थिति में, निरपेक्ष गरीबी की स्थिति में जो मनुष्य की जो बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, पेयजल, स्वच्छता की सुविधाएं और स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि का अभाव होता है, इत्यादि तक लोगों की उनकी पहुंच नहीं हो पाती है। और भारत में निरपेक्ष गरीबी का अनुमान लगाने के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है, जिसको हम BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन और APL अबव पॉवर्टी लाइन के रूप में हम जानते हैं। और जो मैं आपसे बात कर रही थी कि मेजरमेंट पॉवर्टी के जो हैं यहाँ पर वो 2 बेसिक मेजरमेंट के
आधार हैं, जिसमें हम एक तो पॉवर्टी लाइन की बात करते हैं, जिसमें जो कंजम्पशन लेवल है यानी कि उपभोग स्तर, और एक प्रति व्यक्ति आय यानी कि हमारा जो इनकम है वो, और दूसरा है डाटा ऑन साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और कंजम्पशन कलेक्टेड बाय सैंपल सर्वे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। तो इन दो आधारों पर हम जो मेजरमेंट है गरीबी का, उसकी हम बात करते हैं। और इसी प्रकार से एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी बनाई जाती है, जिसको शॉर्ट में MPI बोला जाता है। और इस MPI के 3 डायमेंशंस हैं, जिसमें हेल्थ को लिया जाता है, एजुकेशन को लिया जाता है और लिविंग स्टैंडर्ड को लिया जाता है। जो हेल्थ के जो इंडिकेटर हैं वो हैं कि हम कितना पोषक भोजन ले रहे हैं, हमारा जो न्यूट्रिशन लेवल है फूड का वो किस तरह का है, हमारे फूड में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब की जो एक संतुलित मात्रा होनी चाहिए वो है या नहीं। और दूसरा है चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी कि किसी भी समाज में, किसी भी देश में जो बाल मृत्यु दर है, या जो जिसको हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, उसके आधार पर भी जो हेल्थ है उस हेल्थ को काउंट किया जाता है। दूसरा है एजुकेशन, यानी कि शिक्षा की ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, आपका स्कूल में आपने कितना समय आप निकालते हैं। और स्कूल अटेंडेंस, इसमें भी आपने स्कूल में एडमिशन ले लिया लेकिन आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो स्कूल में जो आपका जो उपस्थिति का जो प्रतिशत है वो एजुकेशन का मापक है। तीसरा हमारा जो डायमेंशन है वो है लिविंग स्टैंडर्ड, जिसमें हम कुकिंग फ्यूल, यानी कि आप कुकिंग गैस का उपयोग कर रहे हैं, या फिर आप ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, या फिर आप जो पेट्रोलियम, जो हमारे जो पेट्रोल डीजल इत्यादि के माध्यम से आप कुक करते हैं, या लकड़ी इत्यादि जला करके करते हैं, या फिर जो हमारी जो LPG गैस है उसके माध्यम से, तो किस प्रकार का कुकिंग फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को बताता है। इम्प्रूव सैनिटेशन, हमारी जो स्वच्छता की जो शौच इत्यादि की जो व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार की हैं हमारे आसपास, उनके वो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को बताते हैं। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि पीने का पानी हमारे पास जो स्वच्छ है वो उपलब्ध है या नहीं है, या फिर गंदे पानी को हम स्वयं स्वच्छ करते हैं और फिर हम उसको उपभोग में लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ पर कितने प्रतिदिन कितने घंटे बिजली की उपलब्धता हमारे पास में है। फ्लोरिंग, यानी कि जो हमारे जो मकान है वो कच्चे मकान, पक्के मकान, उस तरह से फ्लोरिंग। और एसेट ओनरशिप, यानी कि हमारे पास जो एसेट है हमारे पास, उनकी हमारे पास संपत्ति इत्यादि कितनी है, उन पर कितना हमारा मालिकाना हक उन पर कितना है। तो ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं ये हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं। और जो किसी भी देश का जो MPI होता है उस MPI का इंडिकेटर होते हैं ये 3, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। इसके साथ ही यदि हम यहाँ पे थोड़े से और आंकड़े देखने की कोशिश करें तो भारत में जो 2012 के जो आंकड़े हैं, लगभग 27 करोड़ भारतीय 1 अरब, और जो ये 2011 के आंकड़े थे हमारे 1 अरब और 21 करोड़ के, उसमें से ये कि 27 करोड़ लगभग भारतीय निर्धन हैं, और प्रत्येक 5 में से 1 व्यक्ति निर्धन, अर्थात लगभग 20% जो भारतीय हैं वो निर्धनता रेखा के अंतर्गत आते हैं। और 80% ऑफ इंडियन पुअर, जो इंडियाज पुअर लिव इन रूरल एरियाज, यानी कि जो गरीब हैं उनका 80% लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। और नंबर ऑफ पुअर इन लो इनकम स्टेट्स में यदि हम देखें तो ये एक स्टेट्स का दे रखा है, 60% यूपी में है, 36%, सेकंड जो स्थान है वो बिहार का है, और 24% MP यानी मध्य प्रदेश, और इसी प्रकार से अन्य राज्य। तो जो निर्धन व्यक्ति हैं वो हमें मोर और लेस प्रत्येक राज्य में हमें उपस्थित पाए जाएंगे। और इसी प्रकार से जो पॉवर्टी लाइन की जब हम बात करते हैं, जिसमें हमने BPL की बात की थी और APL की हमने बात की थी, तो इसके मापक जो हैं वो अनेक जो समितियां बनाई गई, उन समितियों में से यहाँ पर जो तुलनात्मक आंकड़ा दिया गया है वो 2 आधारों पर दिया गया है। सुरेश तेंदुलकर मेथडोलॉजी, सुरेश तेंदुलकर जो थे उनकी उन्होंने जो गणना की थी तो उनका पद्धति शास्त्र लगा करके, और एक रंगराजन समिति जो बनाई गई थी इसका माप करने के लिए,
कि भारत में निर्धनों की संख्या कितनी है। तो जो सुरेश तेंदुलकर की जो मेथडोलॉजी है वो ये कहती है कि एक्सपेंडिचर ऑफ ₹29 ए डे इन अर्बन एरियाज, यानी कि नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन 29 रुपये एक व्यक्ति के ऊपर खर्च होना, और 22 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति अपने ऊपर, ये 2009 और 10 अब से 10 साल पहले के ये आंकड़े हैं हमारे पास, तो यदि कोई व्यक्ति 22 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में और 29 रुपये शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाता है, तो उसको हम निर्धन व्यक्ति की जो बीपीएल है उस बीपीएल के अंदर उसको काउंट करते हैं। और जो रंगराजन समिति है वो रंगराजन समिति कहती है कि एक्सपेंडिचर ऑफ ₹40 इन ए डे इन अर्बन एरियाज एंड 27% ए डे इन रूरल एरियाज फॉर 2009 and 10, एंड एक्सपेंडिचर ये ₹47 ए डे इन अर्बन एरिया, यानी 47 रुपीज़ शहरी क्षेत्र में और 30 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में 2011-12 के आंकड़े जो हैं वो ये हमें बता रहे हैं। तो इसके आधार पर यदि हम ये चार्ट देखें तो 2009-10 और 2011-12 का एक कंपैरेटिव जो चार्ट है वो हमें दे रखा है, और हमें ये नज़र आ रहा है यहाँ पर कि जो रंगराजन समिति है उस रंगराजन समिति के अकॉर्डिंग जो ग्राफ है वो ग्राफ अधिक ऊंचा है, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र की बात करें चाहे शहरी क्षेत्र की बात करें, चाहे हम 2009 और 10 की बात करें या 2011 और 12 की बात करें, तो प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 47 रुपये शहरी क्षेत्र में या फिर 33 रुपये शहरी क्षेत्र में और 27 रुपये या 30 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में भी वो अर्न नहीं कर पाता है। तो ये माना जाता है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ फैमिली जो है वो ये माना जाता है कि लगभग 5 व्यक्तियों का जो परिवार है, तो 5 व्यक्तियों पर 27 × 5 जो लगभग जो एक दिन का जो खर्चा है 27 × 5, ये भी वो खर्च करने में सक्षम नहीं है। तो और लगभग 20% जो भारतीय हैं, यह जो आंकड़ा जो हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज से हमारे पास आंकड़ा आ रहा है, वास्तविक स्थिति शायद इससे और अधिक भयानक हो सकती है। तो कॉजेज की तरफ हम यदि जाएं, निर्धनता के जो कॉज हैं, चाहे हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें या शहरी क्षेत्र की भी हम बात करें, तो इसमें जो डेब्ट यानी कि ऋण इत्यादि, और लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अभाव या शिक्षा की कमी, पॉपुलेशन की वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट, अनफेयर ट्रेडिंग, अनुचित व्यापार, जो व्यापार के उचित तरीके हैं उनका ना होना, नेचुरल डिजास्टर, बाढ़, भूकंप इत्यादि की जो समस्याएं हैं, सूखा, अकाल, ये सभी वॉर्स यानी कि युद्ध, और कैश क्रॉप्स। तो कैश क्रॉप्स में जो नकद फसल जिनको कहा जाता है, उसमें अनेक बार जो किसान हैं उन किसानों को बहुत अधिक हानि भी उठानी पड़ती है। और कैश क्रॉप्स मतलब जैसे गन्ना इत्यादि की जो फसलें हैं उनको बहुत कम दर पर अपनी शर्तों पर जो व्यापारी हैं उनके द्वारा ले लिया जाता है, और उसका भी जो किसान हैं उन किसानों की जो गरीबी है उस पर बहुत अधिक फर्क पड़ता है। इसी प्रकार से इधर यदि हम देखने की कोशिश करें तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी जनसंख्या विस्फोट, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हमारे संसाधन हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं अलग अलग प्रकार के, चाहे वो गवर्नमेंट हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि हमारे किसानों इत्यादि की आवश्यकताओं को पूर्ता करते हैं, उनका कमज़ोर होना, करप्शन का पाया जाना समाज में, लैक ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी, ऑब्वियसली यहाँ पे भी हमने बात की थी लैक ऑफ एजुकेशन की, और कॉलोनियल पास्ट यानी कि जो उपनिवेशवादी जो हमारा इतिहास रहा है, जिसमें अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्ष तक भारतीयों के ऊपर शासन किया, और उससे पहले भी जो मुगल इत्यादि थे वो उन्होंने देश के ऊपर आक्रमण किए, बहुत सारे अनेक वर्षों तक शासन किया, और जो ब्रिटेन ने जिस प्रकार से हमारे कुटीर उद्योग इत्यादि को समाप्त कर दिया और देश की जो अर्थव्यवस्था थी उस अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं बहुत अधिक चकनाचूर कर दिया। इसके अधिक लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, हमारे पास जो रोजगार अवसर हैं वो उनकी बहुत अधिक कमी है, और वर्तमान में भी हम ये देख रहे हैं दिन प्रतिदिन कि हम देखते हैं कि जब यदि कोई एक भी नौकरी का विज्ञापन आता है 10 और 5 सीट के लिए, उसके लिए लाखों जो शिक्षित, जो स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर प्राप्त जो शिक्षित युवा युवतियां हैं वे लाइन में लगे होते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। और तो लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़
ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पॉवर्टी की। लो इनकम, हमारी जो आय है, आय का बहुत अधिक कम होना, और हम देखते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर इत्यादि है वहाँ पर भी जो न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा करने में व्यक्ति अपनी सक्षम नहीं हो पाता। इस प्रकार का जो उनका आय स्ट्रक्चर, जो इनकम स्ट्रक्चर है उनका, वो इस तरह का है। फेलिंग इंडस्ट्रीज, हमारे यहाँ पर जो उद्योग हैं उन उद्योगों का बहुत अधिक सफल ना हो पाना, कुछ लिमिटेड लोगों के हाथ में ही उद्योगों का पूरा कब्जा होना। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता हमारे देश में जिस प्रकार की है, एक ही पार्टी का शासन होना या निरंकुशता होना, और अच्छा एक जो लोकतंत्र जिस प्रकार का स्थापित होना चाहिए उसकी कमी कहीं ना कहीं ये भी एक निर्धनता के बड़े कारण के रूप में दिखाई देती है। देश में बढ़ता हुआ करप्शन, भ्रष्टाचार, जिसमें अनुचित लेन देन इत्यादि जिसके माध्यम से किए जाते हैं। इलिटरेसी यानी कि निरक्षरता की स्थिति देश में, यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में हमने काफ़ी अधिक इसमें सफलता प्राप्त करने की कोशिश की है, लेकिन यदि अन्य देशों की अपेक्षा हम देखने की कोशिश करें तो अभी भी भारत की स्थिति काफ़ी निम्न स्तर की है। इसमें लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, हमारे यहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका अभाव होना या अच्छे स्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं का ना होना, और जब एक निर्धन व्यक्ति बीमारी इत्यादि की चपेट में आता है तो अनेक बार उसके घर मकान इत्यादि सभी बिक जाते हैं। तो इस रूप में हमें ये जो कॉजेज हैं पॉवर्टी के, ये हमारे सामने आते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं इन दो ग्राफ के माध्यम से कि जो पॉवर्टी है वो एक सर्किल अपना बना लेती है, एक चक्र जैसा उसका बन जाता है, और हम पॉवर्टी से शुरू होते हैं, लो इनकम की तरफ जाते हैं, फिर पुअर फैमिली कंडीशंस हमारी उसके कारण जनरेट होती हैं, फोर्सिंग चिल्ड्रन टू वर्क एज चाइल्ड लेबर, तो बच्चों को बाल श्रमिक के रूप में काम करना पड़ता है, और उनको भी बहुत बाल श्रमिक के रूप में बहुत कम आय उनको मिल पाती है। लो इनकम फॉर रेस्ट ऑफ लाइफ, ना वो किसी अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर पाते हैं, ना कोई तकनीकी शिक्षा वो प्राप्त कर पाते हैं, और अल्टीमेटली वो अगेन पॉवर्टी की स्थिति, जो निर्धनता की स्थिति है, उसके शिकार हो जाते हैं। इसी प्रकार से यदि हम देखें यहाँ पर तो ये जो जितने भी फैक्टर्स हैं ये भी सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। प्रति व्यक्ति आय का कम होना, बचत कम और मांग कम, पूंजी निर्माण कम, उत्पादन कम, रोजगार कम, फिर आय कम और बचत कम, और अगेन प्रति व्यक्ति आय कम। तो इस प्रकार से ये जो चक्र है निर्धनता का, ये चक्र चलता रहता है, और लगातार जो हमने बात की थी कि क्रॉनिक पॉवर्टी की जो स्थिति है अनेक परिवारों के सामने, वो क्रॉनिक पॉवर्टी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और उसमें ही फंस करके रह जाते हैं। यदि इफेक्ट इसके देखने की कोशिश करें कि इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, तो पॉवर्टी इट इज़ ए मल्टी डायमेंशनल चैलेंज बिफोर इंडियन इकोनॉमी, एक बहुपक्षीय चुनौती है ये भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने। और यदि हम इसके जो इफेक्ट्स हैं उन इफेक्ट्स को यदि हम देखने की कोशिश करें तो इंक्रीजिंग डेथ रेट ड्यू टू हंगर एंड लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, स्वास्थ्य सुविधाओं का अच्छे स्तर का ना होना, और भूख के कारण जो मृत्यु दर है वो मृत्यु दर में बढ़ोतरी होती है। अंडर नरिशमेंट, जो कुपोषण की समस्या है, उस कुपोषण की समस्या का, या फिर जो अच्छा जो एक पोषक स्तर हमें मिलना चाहिए उसका अभाव हमें देखने के लिए मिलता है। इंक्रीजिंग इलिटरेसी रेट हमें देखने के लिए मिलता है, जो निरक्षरता की जो साक्षरता दर है उस साक्षरता दर में हमें कमी देखने के लिए मिलती है, और निरक्षरता की जो स्थिति है वो बढ़ती चली जाती है। मॉल न्यूट्रिशन यानी कि जो कुपोषण है उस कुपोषण की समस्या, और इंक्रीजिंग इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, जो एक इन्फेंट यानी कि जो बच्चा होता है, एक जो नवजात बच्चा होता है, उनकी जो मृत्यु दर यानी कि 0 से और 30 दिन तक का जो बच्चा होता है उसको इन्फेंट कहा जाता है। और तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में भी वृद्धि हमें देखने के लिए मिलती है। लीड्स टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ नेशन, और इस प्रकार ये सभी स्थितियां मिलकर के जो निर्धनता के कारण उत्पन्न हुई हैं, निर्धनता के कारण के रूप में है या निर्धनता के परिणाम के रूप में है, और ये हमारे जो देश है, हमारा जो राष्ट्र है, उस राष्ट्र के विकास को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं। यदि हम इसके मेजर्स देखने की कोशिश करें तो फर्स्ट आर जनरल मेजर्स, जो कि लिए जाने, एक सामान्य जो उपाय हैं वो किए जाने, और कुछ हमारे जो एरिया स्पेसिफिक
जो मेजर्स हैं उनको हमें अपनाने की आवश्यकता है। अनेक प्रकार की जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा, एंटी पॉवर्टी स्कीम्स वो चलाई गई, जिसमें कि 1993 में प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY जिसको कहा जाता है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP 1995 में स्टार्ट किए गए, और इसी प्रकार से जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में ये स्टार्ट की गई, जिसके माध्यम से रोजगार इत्यादि सुनिश्चित करने की कोशिश की गई। और जो कुछ अन्य जो उपाय हैं, जिसमें स्टार्टिंग वेलफेयर स्टेट एंड चैरिटीज, एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, और दान इत्यादि, जिसमें कि NGOs इत्यादि का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल सुनिश्चित करने की कोशिश की गई। इनिशिएटिव ऑफ BPL एंड राशन कार्ड्स, जो BPL कार्ड्स लोगों के लिए बनाए गए, जिसके माध्यम से उनको मुफ्त राशन इत्यादि और जो अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका मुफ्त उनकी पहुंच वहां तक बनाना, और राशन कार्ड जो कि BPL और APL के लिए अलग अलग प्रकार के, जिसमें बहुत कम दर पर उनको जो भोजन इत्यादि है उसकी आपूर्ति करने की कोशिश करना। इसी प्रकार से डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो जीवन स्तर के लिए जो खर्च उनको वहन करना पड़ रहा है उसको घटाने की कोशिश। मेक हेल्थ केयर फ्री एंड एक्सेसिबल टू ऑल, और जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो हेल्थ फैसिलिटीज़ को फ्री बनाना और सभी तक उसकी पहुंच बनाना, इसको सुनिश्चित करना। प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टिल 5th ग्रेड, 5वीं तक की शिक्षा सभी के लिए मुफ्त उपलब्ध करवाना। स्टार्टिंग एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लाइक नरेगा, जिसको कि हम मनरेगा के रूप में अभी हम जानते हैं, 2005 में इसको लागू किया गया और एक कानून के रूप में इसको लागू किया गया। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के रूप में, और रिड्यूस्ड टैक्सेस, यानी कि जो टैक्सेस हैं, जो कर लगाए जाते हैं उनको घटाना। और हम जानते हैं कि भारत में मात्र कुछ ही प्रतिशत है जो टैक्स जो है उन टैक्स को बढ़ने की स्थिति में होते हैं। अब हमारे सामने समस्या ये है कि हमारे सारे जो रूरल डेवलपमेंट और जो पॉवर्टी एलिवेशन इन इंडिया के लिए बहुत सारी स्कीम्स बनाई गई, बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए गए, चाहे हम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की बात करें, या हम अंत्योदय अन्न योजना, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की हम बात करें, या इंदिरा आवास योजना की बात करें, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स की बात की जाए, या स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की बात की जाए, तो अनेक प्रकार के जो ग्रामीण विकास के जो प्रोग्राम हैं वो प्रोग्राम भारत में बनाए जाते हैं। लेकिन हमारे सामने जो समस्या है वो समस्या हमें यहाँ दिखाई देती है कि किस प्रकार से जिस तरह से उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स का होना चाहिए, जिस प्रकार से लोगों को उसके जो लाभ है वो लाभ उनको मिलने चाहिए, वो सब नहीं मिल पाते हैं। और ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, और किस प्रकार से जो करप्शन हमें समाज में देखने के लिए मिलता है। अब ये एक चार्ट है, यदि हम इसको देखने की कोशिश करें तो जो ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन या जो हमारी जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है, उस वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ये चार्ट है भारत का। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भारत की जो 51.5% यानी 50% से अधिक जो वेल्थ है, उस वेल्थ पर सिर्फ 1% जो भारतीय हैं, उन 1% भारतीयों का कब्जा है। इसके अलावा जो 17% वेल्थ है वो उस पर 4% भारतीयों का कब्जा है, और जो 60% पॉपुलेशन है वो 60% पॉपुलेशन, जिसको कि हम सबसे अधिक गरीब श्रेणी में रखते हैं, इस 60% पॉपुलेशन के पास मात्र भारत की जो 100% जो संपदा है उसमें से मात्र 4.7% जो संपदा है उसका उस पर जो अधिकार है वो है 60% पॉपुलेशन का। तो द रिचेस्ट 10% हैव 77.4, तो ये हो गए 5 और 4 9 और 1 10। ये 10% जो लोग हैं ये
51.5 प्लस 71.1 प्लस 8.8, यानी कि 10% लोगों के पास 77.4% जो नेशनल वेल्थ है, जो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है या राष्ट्रीय संपदा है या हमारे पास जो एसेट्स हैं, उनका जो अधिकार है या उन पर जो आधिपत्य है वो मात्र 10% लोगों के पास है। यानी कि बचा हुआ जो लगभग 22.6% है वो 90% लोग 22% जो संपदा है उसमें गुजारा करते हैं और 10% के पास 77.4% जो इंडियन वेल्थ है वो हमें देखने के लिए मिलती है। तो निश्चित रूप से ये जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां भारत के विकास के लिए अच्छी नहीं है और इनके लिए जो मेजरमेंट है, इनके लिए जो सुधार हैं, उन सुधारों को अधिक प्रभावी तरीके से लागू किए जाने की आवश्यकता है और ये समझने की आवश्यकता है कि जो निर्धनता के दुष्प्रभाव हैं वो केवल ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य तथा जीवन शैली पर ही प्रभाव नहीं डालते, बल्कि उनके सामाजिक सांस्कृतिक जो पिछड़ापन है उसके कारण भी हैं और उसमें वृद्धि भी कहीं ना कहीं ये करते हैं। ग्रामीण लोग अशिक्षित हैं, अंधविश्वासी हैं, असंस्कृत हैं, तो इसका कारण है कि वे अथाह निर्धनता में डूबे हुए हैं। और स्पेसिफिकली जब हम ग्रामीण परिवेश की बात करें तो जो इनके जो दुष्प्रभाव हैं वो हमें उनके शारीरिक मानसिक प्रभाव के रूप में और उनमें बढ़ती हुई अपराध की मात्रा, बढ़ता हुआ पारिवारिक विघटन, भिक्षावृत्ति, दुर्व्यसनों में वृद्धि और चारित्रिक पतन इत्यादि के रूप में हमें ये दुष्प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं जिसके लिए सरकार को और हमें एक व्यक्ति को भी एक जागरूकता की आवश्यकता है और इसके साथ साथ जो निर्धनता है इसको समाप्त करने के लिए बेरोजगारी को दूर करना, जनसंख्या पर नियंत्रण, कृषि व्यवस्थाओं में सुधार, जो आर्थिक विकास है देश का उसको तीव्र गति से बढ़ाना, भ्रष्टाचार का निवारण, सामाजिक कुप्रथाएं जो हमें मुख्य रूप से हमें ग्रामीण परिवेश में देखने के लिए मिलती हैं उनका समाप्त किया जाना, शिक्षा का प्रसार इत्यादि जो उपाय हैं, इन उपायों के माध्यम से जो निर्धनता की स्थिति है उस निर्धनता की स्थिति को चाहे हम ग्रामीण परिवेश की बात करें या हम शहरी परिवेश की बात करें वहाँ से दूर किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।